हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने लागत की विभिन्न अवधारणाएं देखी थी। हमने वास्तविक लागत, मौद्रिक लागत, आर्थिक लागत, निजी लागत, सामाजिक लागत, अवसर लागत, अल्पकालीन लागतें और दीर्घकालीन लागतों के बारे में चर्चा की थी। कल हम पिछले वीडियो में अल्पकालीन लागतों के बारे में देख रहे थे और हम ये जानते हैं कि किसी फर्म के लिए जो लागतें होती हैं उस पर समय का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होते हैं तथा कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। फर्म के लिए प्लांट का साइज है वह निश्चित होता है और वह श्रम, कच्चा माल, परिवहन के साधन इत्यादि परिवर्तनशील साधन होते हैं जिनमें वह उत्पादन की मात्रा के अनुसार कमी या वृद्धि कर सकती है और दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। पिछले वीडियो में हम तालिका के माध्यम से भी अल्पकाल की विभिन्न लागतों को हम देख रहे थे। हमने देखा था कि उत्पादन मात्रा में वृद्धि के साथ साथ जो कुल स्थिर लागत है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट स्थिर रहती है, टीएफसी स्थिर है और टीएफसी अर्थ जो उत्पादक है उसके लिए जो प्लांट का साइज है उस पर निर्भर करती है और इसे हम बंधी हुई लागत या ओवरहेड कॉस्ट या सप्लीमेंट कॉस्ट, उपरी लागत या पूरक लागत के नाम से भी जानते हैं कुल स्थिर लागत को। और यहाँ पर आप टेबल में देख रहे हैं कि कुल स्थिर लागत उत्पादन की विभिन्न मात्राओं पर 10 के बराबर स्थिर है। कुल परिवर्तनशील लागत फर्म के लिए मुख्य लागत होती है, प्राइम कॉस्ट होती है और उत्पादन की मात्रा में वृद्धि के साथ साथ जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वह बढ़ती हुई जाती है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर विद्यार्थियों लॉज ऑफ रिटर्न्स उत्पत्ति के नियमों का प्रभाव पड़ता है। हमने पिछले वीडियो में जब परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की चर्चा की थी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की चर्चा की थी, तब हमने देखा था कि अल्पकाल में स्थिर साधन के साथ जब फर्म परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाती है तो फर्म को प्रारंभ में वर्धमान प्रतिफल, उसके बाद स्थिर प्रतिफल और उसके बाद ह्रासमान प्रतिफल, डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलते हैं। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वह उत्पत्ति के नियमों से प्रभावित होती है। आप इस कॉलम में देख सकते हैं कि जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ रही है जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वह बढ़ती हुई जा रही है। और फिर इसके बाद टीसी अल्पकाल में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो टीसी है वह टीएफसी प्लस टीवीसी का योग होती है, यानी कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत दोनों को जोड़ने के बाद हमारे पास टोटल कॉस्ट आएगी। टोटल कॉस्ट भी उत्पादन मात्रा पर निर्भर करती है, क्योंकि जो टीसी है, टीसी इक्वल टू फंक्शन ऑफ क्यू है, उत्पादन मात्रा का फलन है, उत्पादन मात्रा पर टीसी निर्भर करती है। अब हम इन दो टीवीसी, टीसी और टीएफसी तीनों को एक डायग्राम के माध्यम से चित्रित करें तो हम उसे इस प्रकार दर्शा सकते हैं। मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है। ओ एक्स अक्ष पर उत्पादन मात्रा ली हुई है, उत्पादन मात्रा में क्यू लिया हुआ है और यहाँ पर हमने सी ओ वाई अक्ष पर लागत सी ली हुई है। सबसे पहले टीएफसी आपको आप देख सकते हैं, टीएफसी जो कर्व है वो ओ एक्स अक्ष के समानांतर है, जो यह बता रहा है कि टीएफसी इस मात्रा पर हम इसको ओ एम मात्रा मान लेते हैं। तो टोटल फिक्स कॉस्ट ओ एम मात्रा पर स्थिर है, चाहे उत्पादन की मात्रा कितनी की हो अल्पकाल में, तो टीएफसी स्थिर है। इसके लिए इसका जो वक्र है वह ओ एक्स रेखा के समानांतर है। टीवीसी
उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करती है, प्राइम कॉस्ट है फर्म के लिए। तो जो टीवीसी है वह उत्पादन मात्रा के बढ़ने के साथ साथ टीवीसी बढ़ती हुई स्थिति में है और टीवीसी पर उत्पत्ति के नियमों का प्रभाव पड़ने के कारण प्रारंभ में टीवीसी कम गति से बढ़ती है और बाद में टीवीसी तेज दर से बढ़ती है। टीवीसी और टीसी ये दो कर्व हैं, इनके बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस है, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है किसी बिंदु पर, ये वर्टिकल डिस्टेंस टीएफसी को व्यक्त करेगी, यानी ये डिस्टेंस टीएफसी है। टीसी और टीवीसी के बीच का जो डिस्टेंस है वह टीएफसी को व्यक्त करता है। तो टीवीसी में टीएफसी जोड़ने के बाद हमारा टीसी कर्व आया है, टोटल कॉस्ट कर्व आ गया है। तो ये अल्पकाल में कुल लागत वक्र है। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं एएफसी की। तो एएफसी विद्यार्थियों की, जैसे मैंने कल भी बताया था कि एएफसी जो उत्पादन की मात्रा बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आप देख सकते हैं एएफसी इस कॉलम में निरंतर घटता जा रहा है। लेकिन उत्पादन मात्रा, किसी भी उत्पादन मात्रा पर एएफसी शून्य नहीं होगा, क्योंकि उत्पादन मात्रा कितनी भी हो एएफसी कुछ कॉस्ट अवश्य फर्म एएफसी के रूप में वहन करेगी, एएफसी शून्य नहीं होगी। तो एएफसी कर्व जो है उसकी जो शेप होती है विद्यार्थियों वह आयताकार हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या आयताकार अतिपरवलय वक्र की शेप में होती है। हम इसको डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं। डायग्राम के माध्यम से देखने पर आप देखिए इसको किस प्रकार से हम इसका कर्व बना सकते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एएफसी के लिए मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि मैंने ऊपर वाले भाग में, चित्र के ऊपर वाले भाग में टीएफसी लिया है, जो कि मैंने अभी किसी डायग्राम में भी देखा था। टीएफसी हॉरिजॉन्टल है ओएक्स अक्ष के, ओएक्स अक्ष पर हमें वही उत्पादन मात्रा है और उत्पादन मात्रा बढ़ने के साथ साथ टीएफसी कांस्टेंट है। टीएफसी के किसी बिंदु पर एएफसी को हम निकाल सकते हैं। उस बिंदु को हम मूल बिंदु से जोड़ने वाली रेखा खींच दें तो उस मूल बिंदु से जोड़ने वाली रेखा का जो स्लोप होगा वह एएफसी को व्यक्त करेगा, औसत स्थिर लागत को व्यक्त करेगा। आप देख सकते हैं कि ए बी सी डी इन बिंदुओं पर, ए बिंदु पर जो स्लोप है इस लाइन का वह इस बी बिंदु पर जो स्लोप है उससे अधिक है, सी पर बी से कम है, डी पर सी से कम है, क्योंकि इन जो रेखा, जो सरल रेखा खींची गई है, इन सरल रेखाओं की जो वर्टिकल डिस्टेंस है वह तो सेम है ए बी सी डी पर, और लेकिन जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वह बढ़ती जा रही है। और हम जानते हैं कि किसी सरल रेखा का जो स्लोप होता है वह डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स के बराबर होता है स्लोप। तो ए बी सी डी बिंदुओं पर जो स्लोप है वह घटता जा रहा है, तो इसलिए हम इन बिंदुओं के करस्पॉन्डेंस यदि एएफसी का ड्रॉ करेंगे तो एएफसी का इस रूप में आपके पास आएगा। और ये एएफसी का जो हम जानते हैं कि एएफसी इक्वल टू टीएफसी अपॉन क्यू के बराबर होता है। तो एएफसी का की जो आकृति यहाँ दिखाई दे रही है वह आयताकार अतिपरवलय रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के रूप में होती है। तो हम उत्पादन मात्रा के साथ देख सकते हैं एएफसी निरंतर घटता हुआ जा रहा है। इसके बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आप देख सकते हैं कि उत्पादन मात्रा बढ़ने के साथ साथ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है टीईसी डिवाइडेड बाई क्यू, यानी जो एबीसी है, मैंने पिछले वीडियो
जा रहा है। लेकिन विद्यार्थियों मैंने बताया था अभी कि पीवीसी पर उत्पत्ति के नियमों का प्रभाव पड़ता है, इसलिए हम देख सकते हैं कि एबीसी घटता जा रहा है इस बिंदु पर यहाँ, यानी 5 इकाई उत्पादन मात्रा होने पर एबीसी घटता जा रहा है, उसके बाद एबीसी बढ़ता हुआ है। यहाँ पर उत्पत्ति के नियम क्रियाशील होने के कारण एबीसी प्रारंभ में घटता हुआ है, क्योंकि फर्म को वर्तमान प्रतिफल जो फर्म को इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं और उसके बाद डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं। एसी भी हम देख सकते हैं कि एसी भी प्रारंभ में घटता हुआ है, यहाँ तक 7 तक वो कांस्टेंट है, फिर बढ़ता हुआ है। तो विद्यार्थियों आप देख सकते हो कि एबीसी 5 इकाई उत्पादन तक घट रहा है, उसके बाद एबीसी बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन जो एसी है वह 7 इकाई उत्पादन तक यहाँ तक 6 इकाई उत्पादन पर 7 है और 7 इकाई उत्पादन पर भी 7 है, यानी एबीसी बढ़ना शुरू हो जाती है तब भी एसी घट रहा है। आप देख सकते हैं ये 5.2 से 5.3 हो गया है, लेकिन यहाँ पर ये घट रहा है। तो इसका रीजन ये है कि औसत स्थिर लागत निरंतर घट रही है, तो यहाँ पर औसत स्थिर लागत घटने का प्रभाव एसी पर है, इसलिए एसी एबीसी के बाद भी कुछ उत्पादन अवस्था तक घटता हुआ जाता है, फिर वह बढ़ रहा है। यदि हम एनसी की बात करें, तो मार्जिनल कॉस्ट की बात करें, सीमांत लागत की बात करें, तो जो सीमांत लागत है, सीमांत लागत जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सीमांत लागत MC इक्वल टू डेल PC बाई डेल Q, यानी हम इसको ऐसे कहते हैं, जो सीमांत लागत है उत्पादन की 1 इकाई में वृद्धि होने पर या 1 इकाई में परिवर्तन होने पर उत्पादन मात्रा में लागत मात्रा में होने वाला परिवर्तन। यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब उत्पादन मात्रा 1 से बढ़कर 2 हो गई है, तो जो TC है वह 20 से 26 हो गई है। तो 20 से 26 हो गई है, उत्पादन में 1 इकाई मात्रा का वृद्धि हुई, तो 20 से 26 TC हो गई, तो सीमांत लागत कितनी हुई? 6 हुई, यानी उत्पादन में 1 इकाई वृद्धि हुई, यानी 2 से 3 हुआ उत्पादन, 3 माइनस 2, और जो लागत है वह टीसी है, सॉरी हम 1 से 2 ले रहे थे अभी, 1 से 2 हो गई उत्पादन मात्रा, और टीसी जो है 20 से 26 हो गई, यानी 26 माइनस 20 और ये आएगा 2 माइनस 1, तो ये MC जो है 6 आ जाएगा। तो सीमांत लागत क्या गई? सीमांत लागत उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई के लिए कुल लागत में होने वाला परिवर्तन। हम जो MC है उसको या तो TC में चेंज के द्वारा देख सकते हैं या TBC में चेंज के द्वारा भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 1 से 2 इकाई होने पर TBC 10 से 16 हो गई है, तो यहाँ पर भी 6 का चेंज हुआ है, 6, तो यहाँ पे भी MC 6 की आएगी, तो MC इक्वल टू डेल्टा TBC डिवाइडेड बाई डेल्टा Q, यानी ये हम दोनों रूपों में ले सकते हैं, या तो इस रूप में लिख सकते हैं या हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो ये सीमांत लागत है। अब विद्यार्थियों देखिए सीमांत लागत को भी आप देख सकते हैं कि सीमांत लागत उत्पादन मात्रा बढ़ने के साथ साथ घटती जा रही है, और ये यहाँ 4 इकाई उत्पादन मात्रा तक घट रही है, फिर उसके बाद बढ़ती जा रही है, और ये यहाँ पर 7 इकाई उत्पादन मात्रा होने पर ये कुल सीमांत लागत है वह औसत लागत के बराबर है, और उसके बाद सीमांत लागत तो यहीं से बढ़ना शुरू हो गई, लेकिन सीमांत लागत 7 के बाद भी बढ़ती जा रही है। तो आप इस दोनों कॉलम को देख सकते हैं, AC और MC। अगर हम इसको देखें, जब AC
यहाँ तक AC घट रही है 7 तक, तो सीमांत लागत उससे कम है। हर उत्पादन मात्रा के लिए देख सकते हैं कि जब AC घट रही है MC उससे कम है, और जब AC बढ़ना शुरू होती है तो MC उससे ज़्यादा है। और जहाँ AC मिनिमम है, यहाँ देखिए 7, ये AC मिनिमम है, तो वहाँ पर MC उसके बराबर है। तो हम इस संबंध को भी डायग्राम के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। एक डायग्राम AC और MC के रिलेशनशिप के लिए हम बना सकते हैं। ये आप देखिए विद्यार्थियों कि यहाँ पर मैंने ये AC ली है और ये इसके मिनिमम पॉइंट को काटती हुई ऊपर गुजर जाती है। यहाँ उत्पादन मात्रा है और इधर AC और MC हमने औसत लागत और सीमांत लागत हमने दोनों ली हुई है। तो आप देखिए कि जब AC घट रही है तो सीमांत लागत उससे कम है। AC का ये मिनिमम बिंदु है, वहाँ पर सीमांत लागत इसके बराबर है। उसके बाद AC बढ़ रही है तो MC उससे उत्पादन में किसी भी बिंदु पर देख लीजिए, जैसे यहाँ पर देखें तो AC जब बढ़ रही है तो MC उससे ज़्यादा है। तो ये MC और AC का रिलेशनशिप आप हमेशा याद रख सकते हैं। हम इसको इस रूप में भी ले सकते हैं कि A के मिनिमम पॉइंट पर MC उसके बराबर है, और जब A बढ़ रहा होता है तो MC उसके ऊपर यानी उससे ज़्यादा होता है, और जब A औसत लागत घट रही होती है तो जो MC है उसके नीचे होती है, और AC के मिनिमम पॉइंट पर MC उसके बराबर होती है। तो ये औसत लागत और सीमांत लागत का संबंध है, जिसको हम टेबल के माध्यम से भी प्रूव कर सकते हैं और हम इसको ग्राफ के माध्यम से भी दिखा सकते हैं। अब इसके बाद हमने कुल लागत के जो 3 कंसेप्ट है TFC, TDC और TC, इनको हमने एक डायग्राम के माध्यम से दिखा दिया था। अब हम इन चारों कंसेप्ट को AC, ABC, AC और MC, इन चारों अवधारणाओं को, लागत की चारों अवधारणाओं को, जो कि अल्पकाल से संबंधित अवधारणाएं चारों को हम एक डायग्राम से दिखा सकते हैं। इकाई लागतों के चारों कंसेप्ट को मैंने इस डायग्राम के माध्यम से दिखाया हुआ है। आप देख सकते हैं ये जो है AFC कर्व है, यहाँ ये देखिए आप AFC कर्व जो मैंने अभी बनाया था, उत्पादन मात्रा बढ़ने के साथ साथ AFC निरंतर घटता जा रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप में है। और यह ABC कर्व है, ये ABC कर्व है, ये आप देख सकते हैं। ABC उत्पादन मात्रा बढ़ने के साथ साथ पहले घट रहा है और फिर बढ़ने लगती है। ABC में AFC कर्व जोड़ने से AC आएगा आपका। कहने का मतलब ये है कि ABC में जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसको हम जोड़ दें तो AC आ जाएगा, और MC जब AC घट रही है तो MC उससे नीचे है, और जब AC बढ़ रही है तो MC उससे ऊपर है, ज़्यादा है। इसी प्रकार जब ABC घट रही है MC उसके कम है, और जब AC बढ़ रही है तो MC उससे ज़्यादा है। तो आप देखिए यहाँ पर जो MC है वह AC के इस मिनिमम पॉइंट को, यानी हम इसको A पॉइंट कहते हैं, इस A पॉइंट को काटती हुई ऊपर जा रही है, और ये B पॉइंट है, ये AC का मिनिमम पॉइंट है, उसको काटती हुई ऊपर जा रही है। तो A बिंदु ABC का मिनिमम पॉइंट है, B बिंदु AC का न्यूनतम बिंदु है। यहाँ पर AC न्यूनतम है और यहाँ पर ABC न्यूनतम है। हम इस टेबल में भी देख सकते हैं कि जो ABC का न्यूनतम बिंदु है वह पहले आ जाता है, उसके बाद उत्पादन मात्रा बढ़ाने पर ABC बढ़ती जा रही है, और AC का न्यूनतम बिंदु बाद में है। और यहाँ पर AC के
न्यूनतम बिंदु पर MC भी उसके बराबर है। तो हम इन चारों इकाई लागतों को एक डायग्राम के माध्यम से इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये अल्पकालीन लागतें हैं जिसमें उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होने के कारण, कुछ साधन स्थिर होने के कारण कुछ लागत स्थिर लागतें होती हैं, और जो परिवर्तनशील साधनों पर फर्म जो व्यय करती है उन पर व्यय की गई लागत परिवर्तनशील लागत है। उम्मीद है आपको यह जो टॉपिक है समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम दीर्घकालीन लागतों के बारे में चर्चा करेंगे। आप यह ध्यान रखें कि जो अल्पकालीन लागतें हैं वह उत्पत्ति के नियमों से प्रभावित होती हैं, और उसी के अनुसार प्रारंभ में उत्पादन बढ़ाए जाने पर प्रारंभ लागत जो इकाई लागतें हैं AC, MC और ABC ये घटती हुई होती हैं, और जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ाई जाती है उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के कारण लागतों में बढ़ने की प्रवृत्ति लागू हो जाती है, क्योंकि हम यहाँ मानकर चल रहे हैं कि जो साधन फर्म खरीद रही है उन साधनों की कीमतें स्थिर हैं। अभी के लिए इतना ही बहुत। थैंक यू।